अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद इकबाल भाभा। बिज़नेस के अंदर बड़ा होने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप अपने कस्टमर्स को ना सिर्फ जानें, पहचानें, बल्कि उनके साथ मीटअप लें, उनके साथ एक मीटिंग करें, उनके साथ डिनर करें, उनके साथ लंच करें और उनके दिमाग के अंदर जो एक नॉलेज होती है जिसको हम कहते हैं टैसिट नॉलेज, एक होती है एक्सप्लिसिट नॉलेज, एक होती है इम्प्लिसिट नॉलेज जिसको हम टैसिट नॉलेज भी कहते हैं, और वो जानने की कोशिश करें। जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स इस पिछले 100 सालों में गुजरे हैं, उन्होंने यही काम करने की कोशिश की है, ख़ास तौर पे जिनका हम नाम लें, जिसमें सबसे बड़े स्टीव जॉब। टैसिट नॉलेज का मतलब, स्टीव जॉब टैसिट नॉलेज को बहुत तरीके से समझते भी थे और परसेप्शन को भी समझते थे, इंडिविजुअल बिहेवियर को भी समझते थे, कस्टमर के बिहेवियर को भी समझते थे। और स्टीव जॉब का हमेशा यही कहना था कि अगर एक बंदा पाँव में पहनने वाली चीज़ के भी $10,000 दे सकता है, तो हाथ में पकड़ने वाले मोबाइल के पैसे वो क्यों नहीं दे सकता। अगर आप नाइकी की एग्जांपल लें, तो वो पाँव में पहनने वाला एक जो है वो स्पोर्ट का स्पोर्ट वेयर है, और वो क्यों जो है वो एक हाथ में पकड़ने वाले मोबाइल के पैसे नहीं दे सकता। तो उसका दिमाग इस तरीके से चलता था और वो कस्टमर के दिमाग में से टैसिट नॉलेज क्रिएट करने की कोशिश करता था। टैसिट नॉलेज का मतलब वो जो कस्टमर को खुद को भी नहीं पता कि उसको क्या चाहिए, कस्टमर को खुद को भी नहीं पता, आपने उसके सामने एक सॉल्यूशन दिया तो उसने कहा कि हाँ यही चाहिए था और यही मेरा प्रॉब्लम था और यही मुझे सॉल्यूशन, उसको खुद को भी नहीं पता। तो यू नीड टू फाइंड आउट एंड यू नीड टू डिग a little bit deep into the mind of a consumer। जो आपके कस्टमर है उनको जानने की कोशिश करनी है, आपने उनको सुनना है और उनको वो चीज़ देनी है जो उनको पास प्रॉब्लम है लेकिन उनको सोल्यूशन नहीं पता, वो मुंह पे भी लेके नहीं आ पा रहे और उनके दिमाग के अंदर वो सोल्यूशन है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि कभी कभार कस्टमर को ना समझने का इम्पैक्ट क्या होता है, और कभी कभार ये फाइनेंशियल भी होता है और कभी कभार ये नॉन फाइनेंशियल भी होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि जितना आप ऊपर जाना चाहते हैं, जितनी आप अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, याद रखिएगा इट हैज़ अ डायरेक्ट कोरिलेशन विथ योर कस्टमर, डायरेक्ट कोरिलेशन विथ योर कस्टमर। आप अगर लोकल कंपनी है, आप ग्लोबल होना चाहते हैं, आप ग्लोबल से मल्टीनेशनल होना चाहते हैं, आप अपनी हर मुल्क में ब्रांच खोलना चाहते हैं कोको कोला की तरह, 214 ममालिक के कंपैरिजन में अगर देखें तो कोक जो है वो कम से कम 150 कंट्री से ज़्यादा ऑपरेट कर रहा है। अगर आप ACC की बात करें, वो भी 150 से ज़्यादा कंट्री के अंदर ऑपरेट कर रहा है। किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को आप उठा लें, यूनिलीवर को ले लें और इसके अलावा PNG को ले लें, एग्रो को ले लें, ये मोर देन 1 कंट्रीज ऑपरेट कर रही हैं। और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल के अंदर फाइजर को ले लें। मेरे कहने का आपको सिर्फ मतलब ये है कि ये जितना बड़ा होते जा रहे हैं, ये अपने कस्टमर को समझ रहे हैं और अपने कंज्यूमर को समझ रहे हैं, खास तौर पे कल्चर को समझ रहे हैं, और फिर वो टेस्ट एनालिसिस को समझकर अपनी स्ट्रेटेजी को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं और वो चीज़ दे देते हैं कंज्यूमर को जो उनको खुद को भी नहीं पता होता, और या उससे अबव चीज़ दे देते हैं। कुछ एग्जांपल रखता हूँ आपके सामने, आपको समझ आएगी कि सर क्या हुआ। अभी रीसेंट एग्जांपल हम ले लेते हैं यूनिलीवर की, जिसने अपनी फ्लैगशिप प्रोडक्ट, जो वाइटनिंग क्रीम इनकी फ्लैगशिप प्रोडक्ट है फेयर एंड लवली, उसका नाम इन्होंने चेंज करके ग्लो एंड लवली रख दिया। और इसके अंदर कोई 50 से 70 करोड़ रुपए एस्टिमेटेड है कि उन्होंने लगाए, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा कुछ एस्टिमेशन है कि 100 करोड़ से ऊपर लगा चुके हैं या लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इस परसेप्शन को चेंज करने के लिए और अपने पूरे इस प्रोडक्ट लाइन को चेंज करने के लिए और रीब्रांड करने के लिए, कि अब जो फेयर एंड लवली की जो प्रोडक्ट है वो विल बी रीनेम टू द ग्लो एंड लवली फॉर दी वुमेन। जो उनका सेगमेंट है, और फॉर मैन के लिए उनका एक सेगमेंट होता था, इनकी प्रोडक्ट होती थी फेयर एंड हैंडसम, जिसमें आपने देखा होगा कि शाहरुख खान जो है वो एडवर्टाइजमेंट में उनकी आए थे, तो अब उसका नाम चेंज करके उन्होंने रख दिया ग्लो एंड हैंडसम। उन्होंने इस तरह क्यों किया? 40 साल से ये इस मार्केट में मुस्तकिल एडवर्टाइज कर रहे हैं। फेयर एंड लवली उनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, यूनिलीवर का जिस तरह से सर्फ एक्सेल है। तो इन्होंने ये नाम अब क्यों चेंज किया, उसके 2 से 3 रीजंस हैं। मैं आपको सबसे पहले उसकी रीज़न बता देता हूँ। अभी आपने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर कलरिज्म और रेसिज्म के ऊपर बहुत बड़ी एक प्रोटेस्ट चला। सोशल मीडिया के अलावा अगर आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर ब्लैक लाइव्स मैटर का स्लोगन चला, और इसका इम्पैक्ट बहरहाल इंडिया पर आया। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, 125 करोड़ की जो है वो मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। और इंडिया के अंदर जो है वो ज़्यादातर ये भी चीज़ें हैं कि वहाँ की जो वुमेन है वो बहरहाल उस कॉम्प्लेक्स का शिकार होती है, पाकिस्तानी वुमेन भी होती है, कि उसका कलर जो है वो फेयर होना चाहिए। और आपने यूनिलीवर की, बल्कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ, कि आपने उनकी अक्सर जो है वो एडवर्टीजमेंट्स देखी होंगी जिसमें वो बताते हैं कि अगर एक लड़की की शादी नहीं हो रही और वो फेयर एंड लवली लगाती है तो शी स्टार्टेड गेटिंग अ गुड प्रपोजल। और इसके अलावा जो है अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है वो फेयर एंड लवली लगाती है। इसी तरीके से मेल की भी आप देखते होंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो जो है वो क्रीम लगाता है और उसके अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब कि यूनिलीवर जो है वो इस चीज़ को एडवर्टाइज कर रहा था विद द स्किन, कि लवली वही है जो फेयर है, हैंडसम वही है जो फेयर है,
और इसके अलावा अगर आप ब्लैक हैं तो यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस, यू कांट गो, फॉर एग्जांपल यू कांट प्रोग्रेस इन योर करियर, यू कांट गेट अ गुड जॉब, यू कांट गेट अ गुड प्रपोजल। आप जो है वो किसी भी वेबसाइट के ऊपर अपना प्रोफाइल पिक्चर लगाते वक्त भी सोचेंगे ये 40 साल से एडवर्टीजमेंट हो रही है, कम से कम 200 करोड़ की मार्केट ये 2017 के अंदर क्रॉस कर चुका था, 60 to 70% मार्केट शेयर उसका फेयर एंड लवली का इंडिया के अंदर है। तो जाहिर सी बात है बैकलैश आना था, और बैकलैश आकर लोगों ने ये कहा कि मतलब फेयर लोगों की ही ज़िंदगी है, ब्लैक लोगों की ज़िंदगी नहीं है। तो अल्टीमेटली इनको जो है वो अपनी प्रोडक्ट लाइन जो है वो रीब्रांड करनी पड़ी, और अब इन्होंने ग्लो एंड लवली का नाम जो है वो कहना शुरू कर दिया। आप रेडियो पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि अब इन्होंने एक रिस्पॉन्स के अंदर, अब ये देखिए ये होता है कि कस्टमर के फीडबैक को आपने समझा, एक रिस्पॉन्स आया, और जिस चीज़ को आपने 40 साल लगाए परसेप्शन क्रिएट करने के लिए, अब आप कोशिश, अब एक कंपनी, एक मल्टीनेशनल कंपनी कोशिश कर रही है कि उसके नाम को चेंज करके हम ग्लो एंड लवली रखें टू फॉर एग्जाम्पल मिनिमाइज द डैमेज। कुछ लोग कहते हैं कि डैमेज इतना डीप है कि जस्ट अ मेयर चेंज इन नेम विल नॉट हील और विल नॉट बी सॉल्विंग और एड्रेसिंग द प्रॉब्लम, बट दैट इज अ ट्राई, अ गुड ट्राई फ्रॉम द कंपनी साइड कि वो अपने नाम को चेंज करके उस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश करें। और इसका इम्पैक्ट बहरहाल पाकिस्तान में भी आया। पाकिस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने भी जो है वो नाम की जो है वो दरख्वास्त दी थी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में, और ग्लो एंड लवली आप पाकिस्तान में भी सुनते होंगे कि ग्लो एंड लवली हो गया। तो ये एक रिस्पॉन्स चेंज का एक जो है वो रिस्पॉन्स था। बहरहाल कंपनी ने इसको सुना, और इससे आपको ये भी पता चलता है कि कस्टमर का फीडबैक कितना इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के लिए, और अगर ये एक जमघटे के साथ आ जाए तो किस तरीके से कंपनी को जो है वो रिएक्ट करना पड़ता है, अपनी सही स्ट्रेटेजी को भी और अपनी गलत स्ट्रेटेजी को भी बहरहाल उनको रिएक्ट करना पड़ता है। जबकि इसके अगेंस्ट में जॉनसन एंड जॉनसन ने अपनी पूरी जो वाइटनिंग और पूरी अपनी जो इस तरह की जो क्रीम्स होती थी जो कि कलर को फेयर करने में वो इस्तेमाल करती थी, उन्होंने तो अपनी प्रोडक्ट लाइन ही विड्रॉ कर दी, डिसकंटिन्यू। यूनिलीवर ने तो सिर्फ नाम चेंज किया, उन्होंने तो विड्रॉ कर लिया। और बल्कि यूनिलीवर ने ये भी कम्युनिकेशन कहा है कि हमारी किसी भी कम्युनिकेशन में कोई भी लाइटनिंग, वाइटनिंग और कोई ब्लीचिंग ऑफ द स्किन का नाम नहीं आएगा, और हमारे लिए सब कलर्स इक्वल हैं, और हम अब स्किन को ग्लो करेंगे एंड देन यू विल बिकम अ लवली पर्सन। तो ये एक एग्जांपल थी कि कस्टमर को समझना ज़रूरी है। दूसरी एग्जांपल मैं आपको दूँ, आज से 40 साल पहले कोक भी यही हरकत कर चुका है। आपको याद हो, आज से 40 साल पहले मैंने इसके ऊपर एक बड़ी डिटेल वीडियो भी बनाई है कि कोक ने अपना प्रोडक्ट का नाम चेंज करके न्यू कोक रख दिया, सिर्फ कोक के पीछे न्यू लगा दिया, और उसकी सेल गिर गई। बल्कि एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि द डायरेक्टर ऑफ द कोक किसी रेस्टोरेंट के अंदर गए, तो वहाँ पर एक जो है वो लेडी बैठी हुई थी जो कि ओल्ड लेडी थी। उन्होंने आके बाकायदा उस डायरेक्टर को कहा कि ब्रिंग अस आर ओल्ड प्रोडक्ट, मुझे मेरी प्रोडक्ट वापस ला के दो। हालांकि खाली कोक के बराबर में न्यू लिखा था, उसको वो भी समझ में नहीं आया था। तो आप सोचो कि प्रोडक्ट के नाम के साथ भी कंज्यूमर की कितनी लॉयल्टी होती है, कितनी एसोसिएशन होती है, और किस तरीके से वो अपनी प्रोडक्ट को अपना समझता है। मतलब दैट्स अ फैक्ट। एक मल्टीनेशनल कंपनी से भी गलती हो सकती है, वो भी कंज्यूमर को रॉन्ग प्रेडिक्ट कर सकता है, वो भी कस्टमर के सर्वे को रॉन्ग प्रेडिक्ट करके एक चीज़ निकाल सकता है। तो आप ये देखें कि कोक ने बाकायदा पब्लिकली अनाउंस करके माफ़ी मांगी थी कि हमसे ये गलती हुई है, हम दोबारा से हमारे लॉयल कस्टमर की प्रोडक्ट को वापस ला रहे हैं और इस चीज़ को ओन करें। और उन्होंने कोक जो है वो नाम रखा, और उसके बाद से आज से 40 साल हो गए, इन्होंने दोबारा हरकत गलती नहीं करी। क्यों? क्योंकि एक रिस्पॉन्स में बहरहाल कंपनी को चेंज करना पड़ेगा। यही चीज़ जो है वो इसने हेनरी फोर्ड ने भी करी थी अपनी गाड़ी के अंदर। हेनरी फोर्ड ने भी अपनी गलती करी थी, क्योंकि वो ब्लैक के अलावा कोई कलर उसको पसंद ही नहीं था। उसने कहा था आई वॉन्ट एवरी कलर, जो है वो मुझे हर कलर चाहिए, लेकिन वो कलर ब्लैक होना चाहिए, हर कलर मुझे चाहिए लेकिन ब्लैक होना, उसको ब्लैक कलर पसंद था। तो बहरहाल उसके रिस्पॉन्स में भी उसको भी अपनी प्रोडक्ट लाइन विड्रॉ करनी पड़ी, और वो जो है आगे बढ़ा। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैंने आपके सामने 2 से 3 एग्जांपल्स रखी हैं, और एक और आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ जो कि कोक ने सऊदी अरब के अंदर ये गलती करी, और कोक जो है वो सऊदीया के मार्केट जो है वो कैप्चर नहीं कर पाया, इनिशियली जो है वो कैप्चर नहीं कर पाया। पुराने ज़माने में इसके बड़े मीम भी बने थे। वो क्या था, अभी आपके सामने डिस्प्ले पे पिक्चर आ रही होगी। वो उस तरीके से था कि एक कोक ने इस तरीके से अपनी एडवर्टाइजमेंट करी सऊदीया के अंदर कि उन्होंने एक उल्टे हाथ पे जो है वो एक बंदा दिखाया जो कि एक डेजर्ट पे पड़ा हुआ था, बड़ा एग्जॉस्टेड था, और उसके बाद जो है आपके सामने पिक्चर भी आ रही होगी। और दूसरे नंबर पे इन्होंने दिखाया कि कोक है, और तीसरे नंबर पे इसने दिखाया कि बंदा जो है वो खड़ा हो गया और जॉय उसने करने लगा, हैप्पीनेस पे आ गया। इसका मतलब है कि एक बंदा जो है वो एग्जॉस्टेड है, उसने कोक पी, और उसके बाद जो है वो हैप्पीनेस पे आ गया। ये इनका एडवर्टाइजमेंट था, और ये बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ। इसलिए फ्लॉप हुआ क्योंकि कोक ये पहचानने में जो है वो फेल हो गई थी कि जो अरब ममालिक है ना, वो पढ़ते हैं सीधे हाथ से।
तो उनको इस तरह से मैसेज किया कि एक बंदा बिल्कुल जॉय पे है, उसने कोक पी और अब वो डेजर्ट पे आ गया। तो सिर्फ कल्चर को मिसअंडरस्टैंड करने से भी आप समझ लें कि आपकी सेल्स गलत हो गई। अब वो सामने वाला बंदा नहीं सोचेगा, कंपनी ने सोचना है कि ये हमने क्या करा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कल्चर जिसमें आप जा रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू होल्ड अ मीटिंग विथ योर पोटेंशियल कस्टमर, विथ योर लार्ज प्लेयर्स। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, छोटा सुई बेच रहे हो, बड़ी गाड़ी बेच रहे हो, कस्टमर के साथ मिलें, उससे बात करें, नेगेटिव फीडबैक भी सुने, पॉजिटिव फीडबैक भी सुने। मैं बिजनेस के अंदर हूँ, मुझे पता है नेगेटिव फीडबैक आता है तो कितनी कितनी तकलीफ होती है। लेकिन नेगेटिव फीडबैक जब आता है आपको सीखने का मौका मिलता है, यू इम्प्रूव। आप जब इम्प्रूव करते हैं तो बहरहाल आपके नए शेयर्स भी होते हैं, आपके क्रिटिक्स भी होते हैं, और आप इसी से आस्ता आस्ता करके आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बिजनेस को हमारी जो यूथ है उसको एजुकेट करने में एक स्टेप और आगे बढ़ा, और आप इसको अपनी डायरी में लिखेंगे कि ये हमें चीज़ नहीं करनी, और इंशाल्लाह इसी सीरीज़ के साथ और भी इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।